हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और साथ ही हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा, जो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई न किया जाए। सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है जो ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया फोर्स है उसके। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। यहाँ पर सेकेंड लॉ में क्या था? एफ प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ मोशन, जो कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन के लिए उसके इक्वल और अपोजिट क्या होती है? रिएक्शन होती है। जैसे कि हम अभी अर्थ पर जहाँ खड़े हैं हम, तो हम भी क्या कर रहे हैं? एक तरह से अर्थ पर एक फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट एक फोर्स है, तो हम लगा रहे हैं अर्थ पर फोर्स। तो अर्थ भी क्या करती है? अर्थ भी हमारे ऊपर एक तरह से एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है। ये क्या हो गया? एक्शन फोर्स, और ये हो गया हमारा रिएक्शन फोर्स। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर सेकेंड के द्वारा लगाया गया फोर्स है F ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू 2 इक्वल होगा माइनस फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू 1। अब यहाँ पर माइनस क्यों हमने लगाया? क्योंकि इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट इनकी डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? F12 इक्वल हो जाएगा माइनस F21 के। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। जैसे कि एक एग्जांपल बहुत बार हम पढ़ते हैं, वो भी कि जैसे कि रॉकेट जो होता है, रॉकेट, तो वो क्या होता है? जैसे अर्थ पे अभी रॉकेट खड़ा है, तो जैसे जैसे का जो फ्यूल है वो बर्न होता है और गैस प्रोड्यूस होती है, तो नीचे जो गैस जो अर्थ पर फोर्स लगाती है तो उसके अपोजिट रिएक्शन होती है, यानी कि वो गैसेस भी उस रॉकेट पर वापस फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट क्या होता है? ऊपर जाता है। और वो फोर्स इतना ज़्यादा होता है जिस वजह से तो रॉकेट इतना ऊपर जा पाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। अब देख लेते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इफ अ सिस्टम इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाया नहीं जा रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फाइनल टोटल मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा इनिशियल टोटल मोमेंटम के। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। दोनों ही एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी कि एक की वेलोसिटी हो जाएगी u1 और इनिशियल वेलोसिटी, और एक की हो जाएगी u2। इसका मोमेंटम मान लेते हैं p1 और इसका मान लेते हैं p2। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों का इनिशियल वेलोसिटी तो डिफरेंट है, बट क्या इनकी फाइनल वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी? नहीं गाइस, क्योंकि आप इन दो ऑब्जेक्ट को ऐसे एग्जांपल से समझिए। जैसे हमारे पास एक कार खड़ी है, वो क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा है, तो जो ट्रक की वेलोसिटी है वही क्या हो जाएगी? उस कार के साथ मिक्स हो जाएगी, यानी कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्योंकि जब ये ट्रक इसको ठोकेगा यानी इसको कोलाइड करेगा, तो दोनों मूव करेंगे आगे। ट्रक जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे, यानी कि दोनों की स्पीड, वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी फाइनल वेलोसिटी रहेगी, वो फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी? v1 और v2 दोनों ही क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है? फाइनल टोटल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पर देखिए फाइनल मोमेंटम, यानी कि इन दोनों मोमेंटम का हम सम कर रहे हैं, और हमारे पास जो मास तो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल टोटल मोमेंटम, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2। तो यहाँ से v1 और v2 हमारे दोनों क्या है? इक्वल है। तो क्या हम v को कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ पर m1 प्लस m2 और साथ में क्या रहेगा? v रहेगा, और हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। एक इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास
1000 kg is standing on the road, a truck of mass 7000 kg moving with velocity 10 meter per second collide the car from the back. If after the collision the two vehicles move as a combined system, what will be their velocity? यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है पहले हम लिख लेते हैं। कार का मास गिवन है, यानी कि हमें मान लेते हैं इसे m1 जो क्या है 1000 kg, और m2 यानी कि ट्रक का मास क्या है हमारे पास 7000 kg, और u1 और u2 यानी कि कार की क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कार क्या है खड़ी है, वो मूव नहीं कर रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और m2 यानी कि ट्रक की वेलोसिटी क्या है हमें गिवन है यहाँ पर कि मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ तो हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v होगी, और हमें वही फाइंड करना है, v हमें फाइंड करना है कि अगर कोलिजन के बाद दोनों व्हीकल एक कंबाइंड सिस्टम की तरह मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि v हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें पता है कि जो फाइनल टोटल मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है इनिशियल टोटल मोमेंटम के, यानी कि m1 प्लस m2, और हमारा v दोनों जगह क्या है सेम है तो इसे हमने कॉमन लिया अभी जैसा हमने किया, तो और यहाँ पर आ जाएगा हमारा इनिशियल टोटल मोमेंटम यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2। तो यहाँ से देखिए m1 और m2 यानी कि 1000 प्लस 7000 क्या हो जाएगा 8000, v इक्वल हो जाएगा m1 u1 क्या हो जाएगा हमारा 0 बन जाएगा पूरा, क्योंकि 1000 का हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, और m2 u2 यानी कि 7000 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 70000। सही है ना गाइस। तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं 70,000 डिवाइडेड बाई 8000, 1 2 3 यहाँ 3 0 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8.75 मीटर पर सेकंड क्या हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। देखा गया कितना इजी क्वेश्चन है, और भी न्यूमेरिकल्स ऐसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।